Students, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. Today in this video we cover the techniques of scientific management. बटे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पिछली वीडियो में कि उसमें 4 प्रिंसिपल डेवलप किए थे एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा. इसमें भी एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा 4 टेक्निक्स को डेवलप किया गया जो कि इम्पॉर्टेंट है. तो उसमें सबसे पहले आएंगी आपकी फंक्शनल फॉर्मेनशिप, standardization and simplification. Third is your work study and fourth is differential piece wage system. This is the important contribution by F.W. Taylor. डिफरेंशियल पीस सिस्टम उन्होंने ही डेवलप किया था. साइंटिफिक फादर हैं वो जिसमें मैनेजमेंट के, और उन्होंने इनकी ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, याद रखना. तो ये 4 टेक्निक्स हैं जिन्होंने काम किया था. तो फर्स्ट वी गो टू द फंक्शनल फॉरमैनशिप. फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या है एक्चुअली बेटा? ये प्रिंसिपल है जो डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन उसका एक्सटेंशन है. उसी को उन्होंने डिटेल में एक्सपैंड कर दिया है फॉर द शॉप फ्लोर लेवल ऑफ अ फैक्ट्री. वर्कर को, जैसे मैंने आपको हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल करवाया था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी या प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें हम काम को बांटते थे. लेकिन वहाँ पर हमने काम को बांटा तो वहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, जिसमें एक ही ऑनर होता है, एक ही बॉस होता है जो कि सारे एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करता है. लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक एम्प्लॉय को 8 बॉसेस से ऑर्डर लेने के लिए बोला गया है. तो वो कैसे करेंगे अभी मैं इसमें आपको बता रही हूँ. तो कौन कौन से हैं एक्चुअली बेटा? उन्होंने फैक्ट्री मैनेजर, फ्लोर जो शॉप फ्लोर है उसके हिसाब से फैक्ट्री मैनेजर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज योर प्लानिंग इंचार्ज, सेकंड इज योर प्रोडक्शन इंचार्ज. तो पहले प्लानिंग इंचार्ज में उन्होंने 4 बॉस को नियुक्त किया है, यानी कि अपॉइंट किया है. फर्स्ट इज योर इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन. यानी कि 4 तो ये हो गए जो वर्कर को ऑब्जर्व करेंगे, उसको इंस्ट्रक्शन देंगे. और फिर प्रोडक्शन इंचार्ज उनकी स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर. ये सारी चीज़ें आप लोगों को, वर्कर को वो फॉलो करेंगे, यानी कि ऑब्जर्व करके उनको इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे. अब मैं आपको एक एक करके आपको बताती हूँ कि इन सब का क्या क्या काम होता है. सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्शन क्लर्क. बट ये प्लानिंग का ही हिस्सा है. ये मैनुअली आपके वर्कर को बताते हैं कि आपने कहाँ से क्या क्या इंस्ट्रक्शन ऑब्जर्व करनी है, कौन सी इंस्ट्रक्शन आपको दी जाएंगी. तो वो इंस्ट्रक्शन क्लर्क आपको बताएगा कि आपने कितने बजे आना है, कहाँ पर आपने रिपोर्ट करनी है, कहाँ से कौन से वर्क पर जाना है. तो ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शन क्लर्क. सेकेंड आपका आता है रूट क्लर्क. रूट क्लर्क मीन्स ही डिसाइडेड द प्रोडक्शन प्लान, कि आपने पहले एक काम को करना है, यानी कि ऐसे उसने एक रूट बना दिया कि ए, बी, सी और डी, यानी कि वर्कर को पहले एक स्टेज कंप्लीट करनी है, फिर सेकंड स्टेज, फिर थर्ड, और ये एक तरह से इसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस बोलेंगे, जो कि मैनुअली उनको प्लान के थ्रू रूट क्लर्क समझाएगा. फिर उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, कि उनको कितना टाइम कंज्यूम करना है और कितना कॉस्ट, उनको एक प्रोडक्शन को करने में कितनी कीमत लगानी है, ये भी तो उनका डिसाइडेड ही होगा ना. तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क विल ऑब्जर्व द टाइम कंज्यूम बाय द एम्प्लॉय ऑन अ पार्टिकुलर वर्क एंड हाउ मच कॉस्ट इंकर्ड. यानी कि इस पर जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है वो देखेगा कि एक एम्प्लॉय ने काम को पूरा करने में कितना समय लिया और कितनी उसके ऊपर कॉस्ट आई. डिसिप्लिनेरियन ऑल तरह से होता है कि जो इंस्ट्रक्शन उसको दी जा रही हैं, जो रूट दिया है, जो टाइम दिया है, उस पर वर्कमैन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा. तो ये चारों की क्लियर हो गई आपको. नाउ वी कम टू द प्रोडक्शन. ये स्पीड बॉस क्या करता है बेटा? वर्कर की स्पीड को चेक करता है कि वो एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया जाता है कि उस स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, कहीं बीच में गलत तो नहीं कर रहा. फिर है सेकंड आपका गैंग बॉस. गैंग बॉस का मेन काम होता है कि वर्कर अपने सभी औजारों को और सभी मशीन्स को, टूल्स को सही समय पर सही जगह पर रखे, ताकि उसका वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो. अब क्या होता है कि मान लो आपने काम किया, काम करके वहीं पर उनके औजारों को वहीं पर छोड़ दिया, तो इससे क्या होगा? वो टूट भी सकते हैं, किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. तो गैंग बॉस राइट समय पर राइट जगह पर उनको कहता है कि आप अपने टूल्स को देखो. क्लियर. उसके बाद होता है आपका रिपेयर बॉस. रिपेयर बॉस
इंस्ट्रक्ट करता है या उनको रिपेयर करके देता है सारा सामान। मशीन की खराब तो नहीं हो गई, खराब हो गई तो उसको तुरंत ठीक करना है। तो रिपेयर बॉस ऑलवेज रेडी टू रिपेयर द मशीन एंड टूल्स। इंस्पेक्टर जो होता है वो सारी चीज़ें चेक करता है कि वो उसमें देख रहा है, कर रहा है, सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बेटे ये अलग अलग होते हैं बॉसेस, सभी प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज के। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू के बीच प्रिंसिपल में और टेक्निक में कौन सा कॉन्ट्राडिक्ट था, क्योंकि हेनरी फ्योल कहते हैं कि एक वर्कर का एक ही बॉस होना चाहिए, लेकिन एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि एक वर्कर के 8 बॉस होने चाहिए। तो आप उसमें कहेंगे कि फंक्शनल फॉर्मेशन एंड यूनिटी ऑफ कमांड आर द कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों। नेक्स्ट है आप लोगों का स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये दो अलग अलग टर्म्स हैं बेटे, हम इसको दोनों को अलग अलग करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है एक तरह से बेंचमार्क, यानी कि आपने हर बिजनेस एक्टिविटी ऑपरेट को एक स्टैंडर्ड बनाना है। स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक आपने बना दिया टारगेट की भी आपने उतना ही करना है। इसका होता है कि आपने आउटपुट को स्टैंडर्ड से मेंटेन करना है। तो स्टैंडर्ड कैसे आएगा, आपने उसके पार्टिकुलर टूल को स्टैंडर्डाइज किया, इक्विपमेंट को किया, मशीन्स को किया और रॉ मटेरियल को, ताकि आप लोग उसकी क्वालिटी को भी देखें, यानी कि आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट निकलनी चाहिए उसकी क्वालिटी को देखकर। और स्टैंडर्ड का मतलब सिर्फ क्वालिटी से नहीं, स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पर साइज, टाइप, वेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आपने अपनी क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है विद क्वालिटी टूल्स, रॉ मटेरियल विद इट्स साइज, वेट एंड टाइप। जैसे अब नोकिया है, एप्पल है, नाइकी है, ये क्या कर रहे हैं बेटे, ये लोग स्टैंडर्ड टेक्निक को यूज करके ही तो प्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी तो इतने फेमस हो रहे हैं, लोग इनके प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्डाइज टेक्निक यूज की है। टेक्निक यूज करने से इनका स्टैंडर्ड इंक्रीज हो गया, और स्टैंडर्ड वाली चीज तो आप लोग भी लेना चाहते हैं। नेक्स्ट टर्म है बेटा सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में क्या मतलब होता है बेटा कि टू रिड्यूस द अननेसेसरी वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट साइज एंड टाइप्स। मैंने इसका एक एग्जांपल कॉफ़ी से लिया है कि एक फेमस कॉफ़ी शॉप है मार्केट में, वो करीबन 10 से 15 तरह के फ्लेवर बनाता है। लेकिन बेटा कि 10 से 15 फ्लेवर बनाने में, लेकिन जो लोग हैं उसके वो 2 या 3 फ्लेवर को ही पसंद करते हैं। अब वो 10 से 15 के वेस्ट क्यों करे, यानी कि 10 से 15 फ्लेवर को बनाने में उसके रिसोर्सेज भी तो यूज हो रहे हैं, उसके लेबर भी यूज हो रही है, कॉस्ट भी डबल पड़ रही है, जबकि उसकी पसंद नहीं हो रहे। तो क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन में क्या है कि अगर वो अपने बिजनेस को सक्सेस करना चाहता है तो वो 10 से 15 की फ्लेवर को छोड़ के अगर वो फोकस करे 2 या 3 पर, तो उसके सारे रिसोर्सेज भी यूज होंगे, कॉस्ट भी कम पड़ेगी और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए और उनकी सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क भी होना चाहिए। ये ना हो कि आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, यहां से भी कर लो, वहां से भी कर लो, नहीं, आपको सिर्फ एक सिंप्लीफिकेशन, जहां से जो चीज समझ में आए और अच्छी लगे सिर्फ उसी को देखो, बाकी छोड़ दो। थर्ड है बेटा वर्क स्टडी। टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर। यही चीज होता है ना वर्क स्टडी का मतलब, उसके काम करने की, जो कि उसने 4 तरीके बताए हैं एफडब्ल्यू टेलर ने, कि वो कहता है कि आपने काम इस ढंग से करना है कि आप अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन दो, जिससे कि कॉस्ट कम हो और आउटपुट ज्यादा हो। तो उसमें सबसे पहले उसने है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या होता है कि दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस, और एक लाइन बनाना, प्रोडक्शन लाइन बनाना मतलब कि जैसे हर एक काम करने के कई मेथड्स होते हैं। तो उसमें आप लोगों ने बेटे किसी भी एक्टिविटी को करने, यानी कि किसी भी जॉब को, काम को करने के कई तरह के मेथड होते हैं। तो जो मेथड आपको बेस्ट लगता है उसको डिसाइड करो, फिर उसके लिए कौन से ह्यूमन बीइंग चाहिए, कौन सी मशीन चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल यूज होगा, इन सब का मेथड सीक्वेंस बनाते हैं, उसे प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि आपने जो भी चीज़ आउटपुट करनी है उसका आपने सीक्वेंस बनाना है, मेथड, कि इस पर्टिकुलर काम को इस मेथड से करना है। दैट इज आल्सो डिसाइडेड बाय द मैनेजर। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है आपका बेटे मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मीन्स मूवमेंट स्टडी।
इसमें वर्कर की मूवमेंट्स के ऊपर देखा जाता है कि वो कितनी बार उठा, कितनी बार उसने ऑब्जेक्ट को उठाया, कितनी बार बैठा और उसकी कितनी चेंजिंग पोजीशन होती है। सपोज करो कि एक काम को करने के लिए बार बार ऊपर नीचे बैठना पड़ता है। मान लो आपका बटन है, स्विच है, वो ऊपर लगा हुआ है और आपकी मशीन नीचे है, आप नीचे बैठ के काम करते हो। आपको उस मशीन को कंट्रोल करने के लिए बार बार ऊपर उठना पड़ता है स्विच को ऑफ ऑन करने के लिए। तो इसकी आपकी मोशन सड़ी हो गई तो आप थक भी जल्दी जाओगे। तो उससे क्या होगा कि आपने उननेसेसरी उस बटन को ही नीचे लगा देना चाहिए ताकि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। समझ में आई? अब जैसे मान लो आपको रॉ मटेरियल लेने के लिए बार बार जाना पड़ता है, आपको वो रॉ मटेरियल का कमरा पास में लगवाना चाहिए या पास में हो जहाँ मशीन हो, ताकि आपकी वो जाने वाली मूवमेंट है, मोशन है, वो कम हो जाए। मोशन स्टडी में आप डिफरेंट मूवमेंट्स को नोट करते हैं और अननेसेसरी मूवमेंट को रिड्यूस करने के लिए इसको किया जाता है ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो। नेक्स्ट इज योर टाइम स्टडी। इट इज़ अ टेक्निक टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम। इसमें क्या होता है कि आपने एक पार्टिकुलर रीजनेबल स्किल और एफिशिएंसी के बेसिस पर एक स्टैंडर्ड टाइम बना देते हैं कि ये जो यूनिट है 10 मिनट में बनेगी। तो क्योंकि आपने उसकी सारी टाइम स्टडी देखा है कि अगर कोई एफिशिएंट वर्कर है, एफिशिएंट है या थोड़ा लेस एफिशिएंट है, उसकी सारी की टाइम को देखा। टाइम को देखने के बाद उसको ऑब्जर्व किया कि आप 10 मिनट में एक यूनिट बनाते हो, तो आप 10 मिनट को 60 से करोगे तो 6 यूनिट, यानी कि 1 घंटे में 6 यूनिट। और आप 8 घंटे काम करते हो तो 6 के हिसाब से 48 यूनिट्स आपकी डेली बन जानी चाहिए। तो इस तरह से टाइम स्टडी को स्टडी करके आप स्टैंडर्ड टाइम बनाते हो ताकि उनका आप लोग देख सको और उनकी वेजेस फिक्स करने में भी टाइम सही सिलेक्ट होता है। नेक्स्ट है बेटा आपका फटीग स्टडी। टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क। आप डेली बेटे 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटों में आपको लंच टाइम भी चाहिए, बीच में टी टाइम भी चाहिए और थोड़ा रेस्ट भी। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क पर। तो उसमें जो आप काम कर रहे हैं, नेचर है उसका, उसमें आप देखते हैं कि कितने टाइम के बाद आपको रेस्ट चाहिए ताकि आप री एनर्जेटिक होकर, रिफ्रेश होकर उस काम को दोबारा से फुल्ली उसके साथ कर सकें, एंथुजियम के साथ कर सकें, पूरी जज्बे के साथ कर सकें। अब अगर आपका हैवी वेट यानी कि हैवी वेट वाला उठाने वाला काम है, आपको लगातार भारी काम करना पड़ता है, तो आपको फ्रिक्वेंटली थकावट आएगी और फ्रिक्वेंटली रेस्ट इंटरवल देना चाहिए। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि जो मेंटली है और उसको आपको अगर 10 मिनट का ब्रेक दे दिया जाए आफ्टर 4 आवर्स तो आप फिर भी रिफ्रेश हो जाएंगे। तो क्योंकि बेटा अगर कॉन्टिन्यूटी में आप काम करते हैं तो आपका मन भी और दिमाग भी और शरीर भी सारी चीज़ें थक जाती हैं, जिससे कि आप अपना 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकते। तो फैटीग स्टडी का मतलब होता है कि थकावट, यानी कि एक वर्कर को कितने समय के बाद उस स्टैंडर्ड काम के लिए आपको रेस्ट चाहिए। तो फैटीग स्टडी उसमें मदद करता है। लास्ट है बेटा, लास्ट टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। टेलर एक्चुअली बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे या एक मैनेजमेंट थे साइंटिफिक, क्योंकि उनको था कि जो ज़्यादा काम करें उनको ज़्यादा वेजेस मिले और जो कम काम करें तो उनको पनिशमेंट के रूप में कम वेजेस दिए जाएं। तो Taylor want to differentiate between efficient and inefficient workers on the basis of their actual performance and standard work performance। क्योंकि standard work performance उन्होंने टाइम के बेसिस पर पहले ही बना लिया होता है। फिर वो देखते हैं कि अगर मान लो कोई efficient होगा तो वो ज़्यादा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने अभी कहा अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि 48 यूनिट्स आपकी पर डे बन जानी चाहिए। अब कोई एफिशिएंट है, बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि वो 50 to 55 भी बना दे, क्योंकि हमने तो एवरेज ही रखना है सभी के। जो 48 यूनिट से ज़्यादा बनाएगा तो उसको रिवार्ड भी तो मिलना चाहिए, और जो 48 से कम बनाएगा उसको पनिशमेंट के रूप में उसको वेजेस कम मिलने चाहिए, ताकि वो आगे और ज़्यादा मोटिवेट हो और अपना काम ईमानदारी से करे। तो इस तरह से डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम बनाया जाता है कि जो जितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा उसको उतने ही वेजेस दिए जाएंगे। आई होप you understand all the techniques of F.W. Taylor. If you like the video, please share the video because sharing is caring, and subscribe the channel. Thank you.